एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद में अब जो अगला पॉइंट है हमारा वो है फॉरेन ट्रेड। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इंडिया वॉज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड सच एज फाइन कॉटन टेक्सटाइल। मतलब भारत अंग्रेज़ों के आने से पहले से ही भारत की विश्व में एक अच्छी पहचान थी फॉरेन ट्रेड में, और इंडिया अपने एक्सपोर्ट किए हुए सिल्क, टेक्सटाइल, कॉटन एट्सेट्रा, प्रीसियस स्टोन, ये गुड्स के लिए काफ़ी फेमस था। बट रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ जो अडॉप्ट की ब्रिटिशर्स ने, रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। इनकी जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, अब वो क्या पॉलिसी है वो हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। इस पॉलिसी के आने से भारत के फॉरेन ट्रेड को एक बहुत बड़ा झटका लगा, आप कह सकते हैं, या उसने काफ़ी प्रभाव डाला, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी का फॉरेन ट्रेड पर। द स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इज़ डिस्कस्ड एज अंडर। क्या स्टेट है, क्या सिचुएशन है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड। जो पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने कहना चाहिए इंट्रोड्यूस की, जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की, उसके कारण भारत एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड बन गया। कैसे? ड्यू टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ सिल्क। रॉ प्राइमरी, इट मीन्स रॉ फॉर्म में, रॉ सिल्क, रॉ वूल, रॉ कॉटन, शुगर, इंडिगो, जूट एट्सेट्रा रॉ फॉर्म में भारत दूसरे देशों को बेचने लगा, या दूसरे देशों में भी मेनली जो सबसे बड़ा शेयर था वो ब्रिटेन का ही था। एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, जो कल तक कंज्यूमर गुड्स, फिनिश कंज्यूमर गुड्स विश्व को बेचता था इन टर्म्स ऑफ कॉटन और सिल्क, वो अब खुद एक ख़रीदार बन गया या एक इम्पोर्टर बन गया। Like cotton, silk, woolen cloths and capital goods like light machinery, tools, equipment of the British industries. ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में जो भी प्रोड्यूस हैं वो अब भारत में बेचे जाने के लिए आने लगी, इम्पोर्टर होने के नाते। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड ए मोनोपोली हम क्लास 11th में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़ चुके हैं। मोनोपोली वेयर सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर बट सिंगल सेलर। तो मोनोपोली कोई एक ही बेचने वाला। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेंटेन किया मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज़ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर अब पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा था। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। 50% सिर्फ हम ब्रिटेन को ही बेचा करते थे, जो हमारे फॉरेन गुड्स से जो रॉ मटेरियल था वो हम उसी से लेते थे। वाइल द रेस्ट वॉज अलाउड विद फ्यू कंट्रीज़ लाइक चाइना, श्रीलंका एंड ईरान एट्सेट्रा। ड्रेन इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। As India became an exporter of primary product, raw material का exporter बन गया इंडिया, so there was huge export surplus due to excess export, और however export surplus was used, मतलब भारत जब एक्सपोर्टर बना प्राइमरी प्रोडक्ट का, तो
एक्सपोर्ट सरप्लस काफ़ी मिला, मतलब जो भी प्रोड्यूस भारत के प्रोडक्ट की है, जब वो भारत का जो रॉ मटेरियल दूसरे देशों को बेचा जाने लगा या ब्रिटेन को ही बेचा जाने लगा, जो रॉ मटेरियल था उससे जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस हम समझते हैं, मतलब उससे काफ़ी इनकम देश को हुई। लेकिन वो सारी इनकम या एक्सपोर्ट सरप्लस जिसको हम कहें, एक्सपोर्ट सरप्लस जो था वो यूज़ हुआ टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। जो ब्रिटेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में थी और वो जो ब्रिटेन में भी खर्चे किया करती थी, मतलब ब्रिटेन जो अपने खर्चे किया करता था वो खर्चे भी भारत में जो उन्होंने एक्सपोर्ट सरप्लस कमाया उसको ब्रिटेन में खर्च किया, मतलब भारत में ना करते हुए उसके खर्चे उन्होंने ब्रिटेन में किए टू मेक पेमेंट ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटेन, या टू मेक कह सकते हैं एक्सपेंसेस जो उन्होंने खर्चे किए, जो वो लड़ाई लड़ रहे थे। भारत जब ब्रिटिश के अंडर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब भारत में रूल था, उस समय पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड हुए, तो वो जो वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन लड़ रहा था उसमें जो खर्चे हुआ करते थे वो पैसा भी एक्सपोर्ट सरप्लस जो भारत में कमाया था ब्रिटिशर्स ने, वो भारत में ना लगाते हुए अपने देश ब्रिटेन में लगाया। टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम लाइक टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स एक्सेट्रा। और जो उन्होंने इनविजिबल आइटम्स खरीदे दूसरे देशों से, जैसे टेक्नोलॉजी अगर कहीं से परचेज़ की उन्होंने, सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज़ किए, पेटेंट अगर कुछ और उन्होंने अपना मार्केट शेयर या कह लीजिए इंडस्ट्रियल शेयर एक्सपांड किया दूसरे देशों में या दूसरे देशों के साथ में, तो वहाँ उन्होंने इन सब चीज़ों पर उन्होंने खर्च किया जो उन्होंने भारत में एक्सपोर्ट सरप्लस से कमाया था। तो ये भी एक दुर्भाग्य था भारत के लिए। ट्रेड थ्रू द सुएज कैनाल। The opening of the Suez Canal in 1869 served as a direct route for the ship operating between India and Britain. ट्रेड सुएज कैनाल उन्होंने डेवलप किया। अब सुएज कैनाल एक डायरेक्ट रूट था, 1869 में उन्होंने डेवलप किया। एक छोटा रास्ता था समुद्र पर ओवरसीज़, एक बहुत ही शॉर्टकट था आप कह सकते हैं, जो इंडिया और ब्रिटेन को जोड़ता है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल वाटरवेज फ्रॉम नॉर्थ to south across the isthmus of Suez Canal in north eastern Egypt। तो ये एक आर्टिफिशियल वाटरवेज बनाया था जो नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस कनेक्ट करता था इस्थितमिस ऑफ सुएज कैनाल को, और नॉर्थ में ईस्टर्न इजिप्ट को ये कनेक्ट करता था। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इससे ब्रिटिश सरकार को ये फ़ायदा हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फ़ायदा हुआ कि उससे उनकी कॉस्ट रिड्यूस हुई ट्रांसपोर्टेशन की, चूँकि ये शॉर्टकट था। एंड अवॉइड नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका, और इससे उन्हें अफ्रीका होते हुए जाना भी उनका कम हो गया। स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरवे इन द वर्ल्ड। विश्व भर में स्ट्रेटेजिकली, एक स्ट्रेटजी के तौर पे, और इकोनॉमिकली मतलब बहुत सस्ता भी हो गया, सस्ता भी और स्ट्रेटेजिक भी। ये पूरे विश्व में माना जाता है एक वाटरवे जो सस्ता भी है और इकोनॉमिकल भी है। ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रेटेजिक भी है और इकोनॉमिकल भी है। सुएज कैनाल जो वाटरवेज बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ वी आर डिस्कसिंग द पॉइंट डेमोग्राफिक कंडीशन और प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक मतलब जनसंख्या से रिलेटेड क्या स्थिति थी भारत की अंग्रेज़ों के समय में। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल शोन एग्जिबिटेड और शोन मतलब मीनिंग एक ही है, एग्जिबिट करता है, दिखाता है। ऑल फीचर ऑफ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। डेमोग्राफिक कंडीशन जो है वो हमें दिखा रही है, ब्रिटिश रूल में दिखा रही है, एग्जिबिट कर रही है, दिखा रही है सारे फीचर जो कि इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी और बैकवर्ड थी। द फर्स्ट ऑफिशियल
सेंसस वॉज कंडक्टेड इन द ईयर 1881। 1881 में पहली बार जनगणना की गई। सेंसस मीन्स जनगणना हम जानते हैं। एंड 1881 ऑनवर्ड सेंसस ऑपरेशंस वॉज कैरिड आउट। इसके बाद ही शुरुआत हुई जनगणना की। आफ्टर एवरी 10 ईयर, हर 10 साल के बाद में जनगणना होती, आज भी होती है। जैसे अभी जो जनगणना होने वाली है वो 2021 में है, वी नो दैट। एंड ईयर 1921 इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 के बाद 1921 एक ऐसा साल आया जिसके बाद में एक ग्रेट डिवाइड, जिसको ग्रेट डिवाइड कहा गया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग। जैसे कि इसके बाद में ही हमारा जो जनसंख्या है वो क्या आप कह सकते हैं अपस्टेयर हुई या बढ़ते क्रम में रही, असेंडिंग ऑर्डर आप कह सकते हैं। मतलब इसके बाद में हर साल हमें, इसके पहले तक जिगजैग था। मतलब 1881 से लेकर 1921 के बीच में, 1881 से 1921 तक ये काफ़ी जिगजैग था, घटना बढ़ना, इसका मतलब एक स्थिरता नहीं थी। लेकिन 1921 के बाद में ये थोड़ी अपस्टेयर हुई, मतलब इसीलिए 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहलाया। द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग पॉइंट। डेमोग्राफिक कंडीशन हमें कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब करती है ब्रिटिश रूल के टाइम पर। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर थाउजेंड्स, 1000 बच्चों पर जो बच्चे, हर नंबर ऑफ, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। एक साल में जो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं वो कहलाता है हमारा बर्थ रेट। मतलब ये काउंटिंग है बर्थ रेट, मतलब साल भर में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो वो कहलाता है हमारा बर्थ रेट। और इसी तरह से डेथ रेट, नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000, 1000 लोगों पर कितने लोग मरे, और इसके ऊपर 1000 बच्चों पर कितने बच्चे, मतलब कितने बच्चे जो है जन्म ले रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डेथ रेट और बर्थ रेट। बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। पर 1000 कितने बच्चे पर 1000 जन्म लिया, हम मानकर चलते हैं एक साल में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो कितने बच्चों का जन्म हुआ। सिमिलरली डेथ रेट हम ये मानकर चलते हैं ड्यूरिंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। एक साल में अगर 1000 लोग मर रहे हैं तो मतलब उनकी क्या स्थिति है। डेथ रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। 1000 लोगों पर कितने लोग मर रहे हैं वो कहलाता है हमारा डेथ रेट। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, नियरली 48 and 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। मतलब 48 था हमारा, कह लीजिए 48 जो था दैट इज़ बर्थ रेट हमारा 48 था एंड डेथ रेट हमारा 40 था, जो इसमें बताया गया है रिस्पेक्टिवली। वेरी हाई एट नियरली 48 and 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली, पर 1000 रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो कितने बच्चे मर रहे हैं? 48। और 1000 लोगों पर 40 लोगों की डेथ हो रही है। मतलब हर साल 1000 लोगों के ऊपर 40 लोगों की डेथ इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब जो ये फिगर बताते हैं हमारे। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। ओवरऑल लिटरेसी रेट वॉज लेस देन 16%। ओवरऑल जो हमारा लिटरेसी रेट था वो 16% था। आज तो काफ़ी अच्छा है, इट इज़ मोर देन 90। आउट ऑफ दिस फीमेल लिटरेसी रेट जो था वो 7% ही था, बहुत ही कम था। तो अंग्रेज़ों के समय में हम देख रहे हैं लिटरेसी रेट बहुत कम था, सिर्फ 100 में से आप कह सकते हैं 16 लोग पढ़े लिखे थे। और महिलाओं में भी अगर हम बात करें इन वुमन, तो 100 लेडीज़ में 7 ही पढ़ी लिखी महिलाएं थीं। दैट इज़ वेरी वेरी लेस। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर अवेलेबल टू लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन। सबके लिए जो उपलब्ध नहीं थी।
पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी जो थी वो काफ़ी पुअर थी और सबके लिए अवेलेबल नहीं थी। एज अ रिजल्ट वाटर एंड एयरबोर्न डिसीजेज वर वाइड स्प्रेड्स, जिसके कारण से पानी और हवा में जो मतलब पानी के थ्रू और एयर के थ्रू जो डिसीजेस स्प्रेड होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब उससे पानी और मतलब कह लीजिए एयर से जो बीमारियां होती थी वो बहुत ज़्यादा थी। बिकॉज ऑफ ये बहुत छोटी बीमारियां हुआ करती हैं, अगर हम देखें पानी और एयर्स की जो बीमारियां होती हैं वो काफ़ी फ्लू वगैरह जैसे है। फ्लू वगैरह जो है ये एयर के थ्रू ही ट्रांसप्लांट होता है। तो ये सब बहुत छोटी बीमारियां हुआ करती थी, लेकिन पुअर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के कारण भी ये बड़ा रूप ले लेती थी, आप कह सकते थे एक भयानक रूप ले लेती थी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मीनिंग होता है शिशु, जो क्या कहना चाहिए, जो बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म लेते हुए जो बच्चे की स्थिति होती है दैट इज़ कॉल्ड शिशु होता है, वो उसको जो चाइल्ड होता है कह लीजिए। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइफ बर्थ इन अ ईयर। जो 1000 लोगों का, जैसा हम पहले भी डिस्कस किए, 1000 लोगों का अगर 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें डेथ रेट जो हमने डिस्कस किया था अभी इसके पहले, बर्थ रेट और डेथ रेट में, कि भाई 1000 लोग अगर जन्म ले रहे तो कितने मरते हैं। इसी टर्म में ये पॉइंट आ रहा है कि 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से कितने बच्चे होते हैं जो 1 साल पूरा होने के पहले ही मर जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग। तो ये हमें बताता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि 1000 बच्चों का जन्म हुआ उसमें से कितने बच्चे मर गए, वो कहलाता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट वॉज क्वाइट अलार्मिंग, अबाउट 218 पर 1000 इन्फेंट एज कम्पेयर टू द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 44 पर 1000 इन 2011। जैसा अभी हम देख चुके हैं इसके पहले वाले में भी, पहले बहुत ज़्यादा था, आजकल बहुत कम है। अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 44 बच्चे 2011 में ही, मतलब 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो 44 बच्चे ही मरते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के समय में, या कह लीजिए इंडिपेंडेंस के टाइम पर, अगर 1000 बच्चे जन्म लेते थे तो 218 बच्चे मर जाया करते थे, जो 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते थे। तो आप क्या देख सकते हैं कि हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, मतलब बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू करंट सिनेरियो। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट रेफर्स टू एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। भाई एक व्यक्ति कितने साल जिंदा रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी कम थी उस समय में, अंग्रेज़ों के समय में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो लो, 44 ईयर, इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट 68 ईयर। आज जिससे 68 ईयर है, आज एवरेज लाइफ व्यक्ति की, लोगों की 68 ईयर है, लेकिन पहले ये 44 ईयर ही थी। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि अंग्रेज़ों के समय में हर व्यक्ति 44 साल की उम्र में मर जाते थे, ऐसा नहीं है। इट इज़ एन एवरेज, जो हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, मीन के थ्रू। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हम पढ़ते हैं। तो मीन के थ्रू ये फिगर आता है कि जब लोगों की एज के हिसाब से कैलकुलेशन होती थी तो उस समय भी लोग 100 साल जीते थे, लेकिन उस समय पर डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। तो जो ऑन एन एवरेज निकल कर आता था वो 44 ईयर आता था। आज के समय में भी लोग 100 साल भी जी रहे हैं, पर जब ऑन एन एवरेज निकालते हैं तो 68 ईयर। मतलब आप देख रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले से बढ़ गई है। पहले 44 ईयर थी, आज 68 ईयर थी, बिकॉज डेथ रेट पहले बहुत ज़्यादा था। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में भारत की क्या दशा रही होगी। अगला पॉइंट है हमारा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। देयर वॉज नो रिलायबल डेटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी कहाँ तक फैली हुई थी उसका कोई एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है हमारे पास। एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, पर काफ़ी ज़्यादा थी। द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया वॉज वेरी लो।
गरीबी बहुत ज़्यादा थी। आप इन सब लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाई मॉर्टेलिटी रेट, हाई डेथ रेट, बर्थ रेट, इन सब को कंक्लूड करते हुए आप समझ पाएंगे कि गरीबी बहुत भारत में बहुत ज़्यादा थी। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हमने डिस्कस किया है, फॉरेन ट्रेड को भी डिस्कस किया है, सिमिलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी हमने डिस्कस किया। ऑल ये सारे सेक्टर्स की स्टडी के बाद में हम बोल सकते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों के समय पर गरीबी बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर फैली हुई थी, गरीब बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट सिनेरियो। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ब्रिटिश रूल वॉज द मेन रीज़न टू वर्सन द प्रोफाइल ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। भारत की पॉपुलेशन को की जो स्थिति ख़राब करने के लिए, ख़राब करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश रूल ही रहा है। हम इन पॉइंट्स के थ्रू उसको कंक्लूड कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। ऑक्यूपेशन और ईयर 1951 का हम डेटा देख रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें इंक्लूड होता है एग्रीकल्चर लेबर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन एटसेट्रा, माइनिंग, ये इस सब का फिगर 72.7% था, इन सबको मिलाकर हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर का जो शेयर था दैट इज़ 10.1। सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह आते हैं, इनका शेयर 10.1 था। टर्शरी सेक्टर का शेयर जिसके अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, अदर सर्विसेज आती हैं, उनका शेयर जो था वो 17.2% था। तो आप इस ओवरऑल 100% में ये एक बाइफर्केशन था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब व्यक्ति करता क्या है, उसका काम मतलब किस उसमें उसका रोल है, मतलब वो क्या एक किसान है या एक स्मॉल या लार्ज इंडस्ट्री का मालिक है, या ट्रेड एंड कॉमर्स में ट्रांसपोर्टर है, और जो दूसरी सर्विसेज ट्रेडिंग वगैरह की प्रोवाइड करते हैं उसमें। तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो शेयर था दैट वाज प्राइमरी सेक्टर का। एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा शेयर इसमें ओवरऑल, मतलब ये एग्रीकल्चर लेबर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एग्रीकल्चर मतलब ये वो लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें और वो खेती कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर लेबर वो क्लास था जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी, ये लैंडलेस लेबर्स थे जो दूसरों की ज़मीन पर काम कर रहे होते थे। इसी तरह से बाकी और भी सेक्टर हैं। तो आप देख सकते हैं कि करीब 75%, अगर हम बोलें तो गलत नहीं होगा, 75% प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर का शेयर था। इसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैन बी स्टडीड एज अंडर। किस तरह से? पहला है प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। हम स्टेट डिस्कस कर रहे हैं, स्थिति डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटिश रूल के समय पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की स्थिति हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटिश रूल के टाइम पर, जिसमें दिखा रहा है प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। एज पर द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन, रोल वॉज प्राइमरी सेक्टर वॉज वेरी सिग्निफिकेंट एज अबाउट 75% कह सकते हैं आप, अगर हम देखें मोटे तौर पे। तो पॉपुलेशन वॉज डिपेंड ऑन प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर। इसमें भी 75% में भी मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं, अगर यहाँ फिगर हमें बता रहे हैं, ओनली 2.4 और 0.6% ही माइनिंग और फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह पर डिपेंड है, बाकी सारे ही ऑलमोस्ट खेती पर निर्भर करते हैं। रिमेनिंग पॉपुलेशन वॉज डिपेंड ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, जो कि दिया हुआ है एज इन अगर हम एक ओवरऑल देखें तो 25% की करीब की पॉपुलेशन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पर डिपेंड करती थी। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, समझ चुके हैं, पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, और टर्शरी सेक्टर में सर्विस आता है। इंडस्ट्री एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, जो उतना महत्वपूर्ण नहीं था इंडस्ट्री अंग्रेज़ों के समय में भारत में, बिकॉज इसका परसेंटेज बहुत कम था, हम देख चुके हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज इंगेज इन मेनली इंडस्ट्रीज, जो हम देख चुके हैं 9% ही थी। बट यूएसए में अगर हम बात करें तो 32% थी, 42% इंग्लैंड में थी, और 39% जापान में पॉपुलेशन जो थे उनका मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रीज। रीजनल वेरिएशन,
Another striking aspect of growing regional variation. Regional variation मतलब differences. The state like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra, West Bengal witnessed the decline in dependence of वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर. मतलब ये कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर देखा कि लोगों ने खेती के काम को छोड़ा है, या खेती या एग्रीकल्चर में कमी आई है. एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों के ऑक्यूपेशनल शेयर में कमी आई है, और उनकी डिपेंडेंस बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में. मतलब इन राज्यों में उस दौरान देखा गया कि लोग खेती छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे थे. हाउएवर ड्यूरिंग द सेम टाइम, और उसी समय पर, देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर इन स्टेट सच एस उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब. और दूसरी तरफ देखें कि खेती की तरफ आए हैं लोग. मतलब बहुत सारे लोगों का वापस एग्रीकल्चर की तरफ, मतलब एग्रीकल्चर की तरफ आना हुआ है उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में. यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर पर और ज़्यादा ही डिपेंडेंस लोगों की बढ़ी है. यहाँ कम हुई, इन राज्यों में कम हुई है एग्रीकल्चर पर डिपेंड, और वो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ आए हैं. ऑन द अदर हैंड, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग छोड़कर लोग खेती की तरफ आए हैं इन राज्यों में. आप ऐसा समझ सकते हैं. एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अनबैलेंस ग्रोथ. ग्रोथ इज सेड टू बी, ग्रोथ क्या है वो हम देख रहे हैं. ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वाज इक्वली डेवलप्ड एज टेबल शोज. मतलब ग्रोथ क्या बताती, ग्रोथ ये कहती है कि भैया अगर आपका 100% का शेयर है और 3 सेक्टर है, तो करीब करीब 33.33% का शेयर सभी का होना चाहिए. एग्रीकल्चर का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का सबका 33% अगर शेयर है, तो हम ये मानेंगे कि वहाँ वो ग्रोथ बैलेंस्ड है. मतलब सारे सेक्टर को इक्वली ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है, या हर एक सेक्टर को उतनी ही इम्पोर्टेंस मिली हुई है, या हर एक सेक्टर पर इक्वल डिपेंडेंस है ग्रोथ के टर्म में. पर टेबल ने हमें क्या दिखाया, भारत की इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी का जो टेबल हमने सबसे शुरू में डिस्कस किया, ये पॉइंट शुरू करते समय, तो हमने देखा कि करीब करीब 75% लोग तो सिर्फ और सिर्फ खेती पर ही डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है. तो इन केस ऑफ इंडिया, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर वर इन इन्फेंट मतलब वही बहुत छोटा, माइनर, माइक्रो स्टेज पर ही रही ग्रोथ भारत में. दूसरे सेक्टर्स में मतलब सबसे ज़्यादा 75%, और फिर रेस्ट अगर हम देखें तो हमें ये डेटा बता रहा है 72.7%. मतलब करीब करीब अगर आप 75% भी मान लें तो गलत नहीं होगा, प्राइमरी सेक्टर पर है, क्योंकि कुछ बुक्स में 75% भी दिया गया है. तो हम करीब करीब इसको 75% मानेंगे, जिसमें प्राइमरी सेक्टर पर लोगों की डिपेंडेंस ज़्यादा थी. ऑक्यूपेशन मतलब वो काम क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, अपना जीवन यापन प्राइमरी सेक्टर के थ्रू चला रहे थे. एंड सेकेंडरी सेक्टर 10.1% के करीब करीब है, और टर्शरी सेक्टर 17.2% के करीब करीब जाता है. तो ये दिखा रहा है हमें बहुत ही अनबैलेंस ग्रोथ भारत में, जो हम इस पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं. तो जैसा हमने डिस्कस किया, इन केस ऑफ इंडिया सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर की हालत बहुत नाजुक थी, बहुत ख़राब थी कह सकते हैं. बहुत कम उनका योगदान था, बहुत ही लो परसेंटेज ऑफ शेयर था. तो है, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बैकवर्ड थी या स्टेगनेंट थी, विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर.